जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एयर फोर्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। कि ये वीडियो नए एयर फोर्स एस्पायरेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो भी नए एयर फोर्स एस्पायरेंट है, नए स्टूडेंट जो एयर फोर्स की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि एयर फोर्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि उसके पहले कि ये पता करना होगा कि हमें एयर फोर्स में ज्वाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, किन किन चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को हमें प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा। रिटन के लिए क्या प्रिपेयरिंग करना होगा, मेडिकल के लिए क्या प्रिपेयरिंग करना होगा, फेज़ 2 के लिए क्या प्रिपेयरिंग करना होगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एयर फोर्स के लिए एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, तो सबसे पहले वो क्या होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होता है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में सबसे पहले इसका ट्रेड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एयर फोर्स में एक एक्स ट्रेड होता है और एक वाई ट्रेड होता है। तो एक्स ट्रेड में जो होता है इसे टेक्निकल भी बोलते हैं, और वाई जो होता है इसे नॉन टेक्निकल भी बोलते हैं। तो आप चाहें तो एक्स ग्रुप का भी अप्लाई कर सकते हैं, वाई ग्रुप का भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों 12th बेस पे होता है। जिसमें 12th में आपके मिनिमम 50% 12th में होने चाहिए, 50% मार्क्स। और इंग्लिश में 50% मार्क्स जो कंपलसरी होना चाहिए। और वाई ग्रुप के लिए भी यही है, इतना ही 50% जो इंटरमीडिएट में मार्क्स होना चाहिए। तो एक्स ग्रुप में देखते हैं कि एक्स ग्रुप का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो एक्स ग्रुप का सिलेबस जो होता है, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसमें से जो मैथ फिजिक्स जो होते हैं वो 11-12 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और फिजिक्स 11-12 के। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें वोकैब के क्वेश्चंस होते हैं और पैसेज होते हैं, और जो होता है वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, वोकेबुलरी, उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं 20 क्वेश्चंस में। और उसके बाद जो वाई ग्रुप का जो क्वेश्चंस होता है, वाई ग्रुप में जो रागा का 30 क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश का जो होता है 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये दोनों जो एग्ज़ाम होता है, ये दोनों अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है। पहले एक्स का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अगर वाई का भी अप्लाई किए हैं तो उसके बाद वाई का उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश होता है दोनों के लिए कॉमन होता है, अगर दोनों अप्लाई किए हैं तो इंग्लिश का पेपर आपका एक ही होगा, एक्स और वाई बोथ के लिए। तो इतना होता है, इतना करना होता है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में। और आपके जो निगेटिव मार्किंग होता है वो 1/4 होता है, अर्थात आपके 4 अगर क्वेश्चंस गलती हुए तो आपके सही में से एक क्वेश्चंस को काट लिए जाते हैं, अर्थात निगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है। तो इतना करना पड़ता है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए। था अगर आप इनमें से इतना कर लेते हैं, जिसमें से इंग्लिश में आपका कंपलसरी होता है, इंग्लिश में कंपलसरी होता है कि 10 मार्क्स, 20 में आपको 10 मार्क्स लाना कंपलसरी है। इतना अगर 10 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो मैथ फिजिक्स का जो है, मैथ फिजिक्स में कभी 9 कट ऑफ जाता है, फिजिक्स में 9 मार्क्स या मैथ में 9 मार्क्स, दोनों में कभी 10 जाता है या कभी 11 भी चल जाता है, दोनों में 11th। तो इस प्रकार से मैथ फिजिक्स में कोई फिक्स नहीं है कि कितना जाएगा, लेकिन इंग्लिश में एकदम फिक्स है कितना 10 मार्क्स जाना चाहिए। और वाई ग्रुप में भी यही है। और आगे में मिनिमम जाता है 15 से 20 मार्क्स जाता है इसका कट ऑफ। तो इतना करना होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में। अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाता है। तो फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो चलिए फेज़ 2 के बारे में देखते हैं। तो फेज़ 2, अगर आप फेज़ 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में, अगर आप पास होते हैं तो आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो फेज़ 2 में आपको जब जाते हैं तो फेज़ 2 में सबसे पहले आपका जाते आप लोग अगर वहाँ पहुँचेंगे तो 5 या 5:30 के करीब आपको वहाँ एंट्री करा लिया जाता है। अंदर आपको एएससी में, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में आपको 5:30 या 5 बजे एंट्री करवा लिया जाता है। और उसके बाद कुछ वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, जो जैसे फेज़ 2 का जो एडमिट कार्ड हो गया, और जो 12th का जो मार्कशीट हो गया वगैरह, ये सब चेकअप कर लिए जाते हैं और कुछ जमा करा लिए जाते हैं। और उसके बाद फर्स्ट जो एग्जामिनेशंस होता है वहाँ पे वो होता है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले आपको रनिंग कराया जाएगा, उसके बाद पुशअप कराया जाएगा, उसके बाद स्क्वाट्स कराया जाएगा, उसके बाद सीटअप।
तो कभी कभी रनिंग कोरोना काल में जो रनिंग होता है, रनिंग बंद कर दिया गया है। रनिंग की जगह 50 कदम ताल करवाए जा रहे हैं, जो कि 2021 बैच में जो करवाया गया है, क्या कि 50 कदम ताल करवाया गया है। रनिंग बंद कर दिया गया है कोरोना में। अब अगर कोरोना अगर ख़त्म होता है तो फिर कदम ताल की जगह फिर रनिंग करवाया जाएगा। और जो पुशअप, अर्थात जो पुशअप किया जाता है वो 20 पुशअप करवाया जाता है। और जो स्क्वाट्स होता है, स्क्वाट्स क्या होता है, स्क्वाट्स उठक बैठक। तो स्क्वाट्स जो होता है ये भी कितना, ये भी 20 करवाए जाते, सॉरी 10 करवाए जाते हैं स्क्वाट्स। और जो सीटअप होते, सॉरी जो स्क्वाट्स होता है, स्क्वाट्स 20 करवाए जाते हैं 20। और जो सीटअप होता है, सीटअप 10 करवाए जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें क्या क्या करवाया जाता है। या तो रनिंग होगा, या रनिंग नहीं होगा तो कदम ताल होगा, दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद पुशअप, उसके बाद स्क्वाट्स, उसके बाद सीटअप। उसके बाद उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद उसके बाद आपको हो जाएगा, तो उसके बाद आपको करवाया जाएगा SRT टेस्ट, जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में सब आपका जो मानसिकता चेक किया जाता है कि आप कितना अपने माइंड का यूज करते हैं, कितना आप मतलब पागलपन चेक किया जाता है इसमें। तो जिसमें होता है बेसिकली इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपकी मानसिकता को चेक किया जाता है कि आपका मानसिकता जो कैसा है। मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हो गया कि मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो 20 का नोट पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। तो ऑप्शन ये रहेगा कि उसे छोड़ देंगे, या फिर उसे उठाकर जेब में रख लेंगे, या फिर उसे उठाकर जिसका गिरा है उसको खोज कर देंगे, या फिर उठाकर पुलिस को कंप्लेन कर देंगे। तो बेसिकली जो सटीक आंसर होता है उसी को मारना होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 4 क्या होगा कि उसे उठाकर पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। उसे खोज कर देने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। उसे खोज कर देंगे, ये खोज कर देने किसका काम है, पुलिस को। तो क्या करेंगे, हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आंसर किया जाता है। तो इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा SRT में। तो अगर इसको पास करने के बाद आपको एग्जाम होगा ग्रुप डिस्कशन, जिसे GD भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे GD भी बोलते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन, तो सबसे पहले मेन होता है जो फेज़ 2 का मेन एग्जामिनेशन होता है, वो काफ़ी बच्चे जो कि डरते हैं इससे कि वो क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, यही थोड़ा हार्ड होता है। तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं तो फाइनली आप फेज़ 2 क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में यही होता है कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है किस चीज़ में, इंग्लिश में। तो ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले आपको एक रूम में बुलाया जाएगा, उसमें एक रूम में बुलाया जाएगा, और उसमें कितना, ये एक ग्रुप में 15 लड़के होंगे। तो 15 लड़कों को एक रूम में बैठा दिया जाएगा, और वहाँ पे एक विंग कमांडर बैठ जाएगा। विंग कमांडर के सामने एक पेपर दिया जाएगा आपको, जिसमें उस टॉपिक के बारे में लिखा होगा, 10 लाइन या 15 लाइन लिखा होगा। उसी को आपको पढ़ना है, और पढ़कर 5 मिनट तक पढ़ना है, और फिर उस पेपर को विंग कमांडर को दे देना है। और फिर अपना अपना जैसे जैसे विंग कमांडर कहेगा उस लाइन से अपना इंट्रोडक्शन बोलना है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी बोलना है कि आखिर टॉपिक किस बारे में है, किस चीज़ के बारे में टॉपिक दिया गया है। तो उतना करने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है कि वो विंग कमांडर फिर बोलता है कि अब अपने में डिस्कशन कीजिए इस टॉपिक के बारे में। तो आप डिस्कशन, आप ये सीरियल वाइज नहीं होता है, आप जब चाहें तब बोल सकते हैं। इसमें 2-3 बार पार्टिसिपेट करना होता है आपको। तो क्या उस टॉपिक के बारे में, मान लीजिए कि को एजुकेशन आया, जो कि हमारे GD टॉपिक में आया था, को एजुकेशन। तो इस तरह से आप को एजुकेशन के बारे में अपना जो मत रख सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि को एजुकेशन रेफर्स टू टाइप ऑफ एजुकेशनल सेटअप वेयर बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर अंडर वन रूफ विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। इस प्रकार से इसके जो बेनिफिट है, जो लॉस है, इसको दोनों को आप बोल सकते हैं। 2-3 बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो अगर इतना आप 2-3 बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं और बिना हिचकिचाए
थोड़ा फ्लुएंटली आप बोल देते हैं तो 100% आपका ग्रुप डिस्कशन में चयनित हो जाएगा। तो आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में नॉलेज है आपको, तो आप आसानी से ग्रुप डिस्कशन पास कर सकते हैं। तो इन तीनों एग्ज़ाम्स को अगर पास कर लेते हैं तो आपका फाइनली फेज़ 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पे एडेप्टिव यहाँ पे डीएफटी टेस्ट भी करवा लिया जाता है फेज़ 2 में। तो कभी कभी होता है कि एक बार हुआ है डीएफटी टेस्ट तो और उसके बाद नहीं हुआ है डीएफटी टेस्ट, तो अगर मान लीजिए कहीं हो जाए तो आप अगर जान लीजिएगा तो कहीं आपको हो जाए डीएफटी टेस्ट तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या होता है डीएफटी टेस्ट में 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में आपको 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर 10 मार्क्स ला देते हैं तो आपका जो डीएफटी में भी पास हो जाएंगे। तो अगर इतना कर लेते हैं तो आप फेज़ 2 में आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगर फेज़ 2 पास कर लेते हैं तो फेज़ 2 के बाद क्या होता है। तो फेज़ 2 पास कर लिया जाता है तो आपको किसके लिए, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फेज़ 2 के दिन ही आपको फेज़ 2 के दिन ही कुछ अंत में जो लास्ट में क्या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर और मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। तो वो उसी दिन बता देंगे कि कहाँ जाना है मेडिकल के लिए, कब जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या करके जाना है, वो सभी चीज़ वहाँ पे बता देंगे जिस दिन आपको मेडिकल का डेट पड़ेगा। तो बेसिकली जो फेज़ 2 के अप्रॉक्स 1 मंथ बाद या 45 डेज़ बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है बुलाया जाता है। तो मेडिकल में यही होता है कि सबसे पहले अगर आप मेडिकल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे वो लोग। जाते जाते वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे और डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको बुलाएंगे एक रूम में। वहाँ पे आप ब्लड सैंपल लेंगे, क्या ब्लड का सैंपल, 2 सैंपल लेंगे ब्लड सैंपल, और वहीं पे यूरिन चेक कर लेंगे आपका जो यूरिन चेक कर लेंगे वहीं पे। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, 2 ब्लड का सैंपल ले लिया जाएगा टेस्ट के लिए और यूरिन चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा एक्सरे के लिए। उसके बाद किसके लिए भेजा जाएगा आपको, एक्सरे के लिए। तो उसके बाद आपको एक्सरे करवाया जाएगा। उसके बाद आपका ईसीजी करवाया जाएगा। उसके बाद आपका ईसीजी करवाया जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद एक्सरे करवाया जाएगा, उसके बाद ईसीजी करवाया जाएगा। तो इतना करने के बाद आप लोगों को फिर जो ब्लड का अगर किसी के जो ब्लड अगर अच्छा अगर सैंपल नहीं लिया गया है तो फिर से वो लोग बुलाते हैं, जो जिसका ब्लड सैंपल अच्छा नहीं आया है उसका फिर से ब्लड लेते हैं, एक बार और ब्लड ले लेते हैं। तो इतना करने के बाद फिर आपको एक रूम में बुलाएंगे। इतना हो जाने के बाद फिर आपको एक रूम में बुलाएंगे जिसमें आपका जो होगा हियरिंग करवाया जाएगा। क्या हियरिंग करवाया जाएगा, जिसमें कान के पास एक जो कागज़ का टुकड़ा लेकर खुरदुराएंगे और उसके कुछ डिस्टेंस से कोई एक जो ऑफिसर होगा वो धीरे धीरे, मेडिकल ऑफिसर जो होगा धीरे धीरे बोलेगा, वो आपको रिपीट करना है। तो इस प्रकार से हियरिंग करवाते हैं वो लोग। और उसके बाद आई चेक करते हैं। आई में चेक करते हैं, वो क्या चेक करते हैं, सबसे पहले आई में 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक 6x6 वाला टेस्ट करते हैं और एक जो होता है कलर विजन चेक करते हैं और एक नियर वाला चेक करते हैं, नियर आपका ठीक है कि नहीं। तो 6x6 में यही करते हैं कि कुछ दूरी पे आपसे लगभग 10 मीटर या 7 या 8 मीटर दूरी पे कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं वो, और यहाँ से आपको एक एक करके आंख बंद करके दोनों आंखों से वहाँ पढ़कर बताना होता है कि वहाँ पे क्या लिखा है। तो इससे आपका 6x6 का चेक हो जाता है। और जो कलर विजन होता है, तो कलर विजन एक बुक पे लिखा होता है, उस प्रकार से आपको उस कलर के अंदर क्या लिखा है ये कलर विजन चेक हो जाता है। उसे आप अगर पढ़ देते हैं तो कलर विजन भी चेक हो जाता है। और नियर वाला जो होता है, एक बुक पे सेंटेंस लिखा होता है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिखे होते हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, उसको भी पढ़वाया जाता है, पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से पास कर जाएंगे वो भी। तो आई में कितने, आई में 3 टेस्ट होते हैं और एक हियरिंग वाला हो गया। हियरिंग करवा लेते हैं उसी रूम में और फिर वहीं पे आपका वेट चेक कर लेंगे, हाइट चेक कर लेंगे। इस प्रकार से आपको इतना कुछ करवा लिया जाएगा। उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ प्राइवेट पार्ट के चेक किया जाएगा। उसके बाद बुलाया जाएगा एक और रूम में, उस रूम में आपको प्राइवेट पार्ट चेक किया जाएगा। उसके बाद कुछ फिजिकल
फिज़िकल का जो एक्टिविटी होता है वो चेक किया जाएगा। तो जो प्राइवेट पार्ट में होता है बेसिकली आपका जो हाइड्रोसिल होता है इसको चेक कर लिया जाता है कि आखिर कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। और कुछ पाइल्स पाइल्स वगैरह भी देख लेते हैं। पाइल्स और क्या हाइड्रोसिल ये दोनों देख लेते हैं प्राइवेट पार्ट में, ये सब देखते हैं। और उसके बाद में कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे फिज़िकल एक्टिविटी में जैसे आपको बैठ कर आपको कूद कूद कर आपको कुछ 5 या 6 मीटर आपको कूद कूद कर जाना है, और इस प्रकार से देख लेते हैं। उसके बाद वहीं पे आपका दांत वगैरह देख लेते हैं। और उसके बाद जो कान का जो चेकअप होता है, जो पर्दे में आपका छेद है या नहीं, वो मशीन के द्वारा वहाँ पे देखा जाता है। अगर कान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहीं पे आपका पॉइंट बना देते हैं। जैसे मेरे जो कान में था वो पॉइंट था, वो क्या था, कान का हड्डी बढ़ गया था, वो क्या था, ओटोस्क्लेरोसिस पॉइंट था कान का। तो इसमें कान का हड्डी बढ़ गया था, उसके वजह से एक पॉइंट मिल गया था। तो इस प्रकार से आपको चेकअप किया जाएगा वहाँ पे। तो इसमें क्या क्या चेकअप किया जाएगा, पाइल्स वगैरह प्राइवेट पार्ट का जितना हो गया, उसके बाद ईयर हो गया, उसके बाद टूथ हो गया, दांत का जो हो गया। दांत में वैसे कुछ नहीं देखा जाता है, बस दांत आपका सजावट अच्छा खासा होना चाहिए, 28 दांत होनी चाहिए, और दांत का सजावट अच्छा होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता है दांतों में। और बस इतना कुछ करवा लिया जाता है बस। और इससे ज़्यादा मेडिकल में नहीं करवाया जाता है, इतना ही करवाया जाता है। इतना ही करवाया जाता है। अगर इतना में आप फिट हैं तो आप फाइनली आप फिट हो सकते हैं मेडिकल में। तो अगर तो इसके बाद आपको 2 या 3 घंटे अप्रॉक्स वेट करवाते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट देना होता है वो दे देते हैं। तो क्या होता है, जब रिजल्ट देते हैं तो 2-3 घंटा वेट करवाते हैं। वेट करवाने के बाद पूरा जो होता है पॉइंट देखते हैं, किसका किस में पॉइंट बन रहा है, किसका पॉइंट किसका किस में पॉइंट बन रहा है, किसका किस में पॉइंट बन नहीं बन रहा है। तो जिसका कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा उसको फिट कर देंगे। और किसी का भी कोई भी पॉइंट बनता है, मान लीजिए किसी भी थोड़ा भी दिक्कत होता है, वो उनको थोड़ा भी शक होता है तो वो रीमेडिकल दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा केयर करके जाना होगा अपने शरीर को, मतलब पूरा मेडिकली रूप से फिट होकर जाना पड़ेगा पहले मेडिकल में फिट होने के लिए। तो जब मेडिकल पहला जब मेडिकल होता है तो उसमें बहुत कम लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है, बहुत कम कम लोग फिट होते हैं। तो उसमें से ज़्यादातर बंदों को क्या री मेडिकल दे देते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट बना कर दे देते हैं। तो मेरा पॉइंट तो वही है, ओटोस्क्लेरोसिस तो कान वाला होता है, और एक था एक सीवियस रिव्यू दे दिए थे, टेकीकार्डिया, अर्थात जो पल्स रेट था वो बढ़ गया था मेरा। तो इसकी वजह से 2 पॉइंट मेरे को मिले थे। तो उसके बाद इतना कुछ करने के बाद आपको मेडिकल हो जाने के बाद जो जो भी बंदे फिट हैं उनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है, उसको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। और जो फिट नहीं है उनको रेड कार्ड दे दिया जाता है। और जो होता है रेड कार्ड दे दिया जाता है। और जो मेडिकल अपील होता है, जो रीमेडिकल के लिए आप अगर आप इच्छुक हैं कि हमें रीमेडिकल चाहिए, हम फिर से मेडिकल चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा कि वो लोग बताते हैं क्या कि जो चालान कुछ जहाँ थी किसी भी बैंक में जाकर आप अपना 40 या 45 रुपए का जो चालान कटवाना होता है, वो लोग बता देते हैं किस बैंक से जाकर करवाना है, कितना दूर है, वहाँ से बगल में होता है। तो वहाँ से क्या 40 या 45 रुपए का जो चालान कटवा कर वहाँ से जो पेपर देता है चालान का, वहाँ ले आकर यहाँ एएससी में जमा कर देना होता है। तो यहाँ से अगर जमा कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका रीमेडिकल का अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा कि आपको फिर रीमेडिकल के लिए कहाँ जाना है, रीमेडिकल के लिए कब जाना है और कहाँ जाना है। तो यहाँ से आपका रीमेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा। तो इसमें इस मेडिकल में लगभग 1 या 2 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर रीमेडिकल के लिए जाते हैं। फिर अगर आप रीमेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ से सबसे पहले आपको एएससी में एंट्री करवाया जाएगा। एएससी में जाने के बाद फिर आपका जो जो जिनके भी ब्लड के पॉइंट है और सीवीएस जो है, अर्थात जो पल्स रेट जिसका बढ़ जाता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनके लिए इनका जो एक ही दिन में करवा लिया जाता है। इनका जो रीमेडिकल होता है, इनका जो एएससी में हो जाता है, अर्थात एयरफोर्स वाले ही इनका जो चेक कर लेते हैं और एक ही दिन में इनका रिजल्ट दे देते हैं कि आप रीमेडिकल में फिट हुए हैं या फिट नहीं हुए हैं। तो इनका जो होता है इनका चेक एयरफोर्स वाले ही कर लेते हैं, एयरफोर्स में जो मेडिकल वाले होते हैं यही कर लेते हैं। और बाकी जिनका बच जाता है, जैसे ईएनटी हो गया,
ENT हो गया अर्थात आँख नाक जो कान वाले हो गए, और ये आई वाले जो हो गए आँख वाले हो जाएगा, सर्जरी वाले हो गया, जैसे जैसे हो गया कि जैसे प्राइवेट पार्ट में किसी का है, ये सब वगैरह हो गया। तो इन सब का एयरफोर्स वाले चेक नहीं करते हैं री मेडिकल में, इन सब का चेक करते हैं आर्मी वाले। तो इनको क्या किया जाता है, इन लोगों को उसके अगले दिन क्या करते हैं, आर्मी बेस हॉस्पिटल में भेज देते हैं। उसके जो नियरेस्ट जो आर्मी बेस हॉस्पिटल होता है उसके वहीं पे भेज देते हैं ये लोग। तो मैक्सिमम बंदों का भेजता है यहीं बागडोगरा में, मेरा बागडोगरा में भेजा था सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे आर्मी बेस कैंप पे वहाँ हम लोग को भेजा गया। तो फिर वहाँ पे आर्मी वाले पूरे चेक करते हैं, और आर्मी वाले चेक करके वहाँ थोड़ा सख्त होता है थोड़ा मेडिकल। तो वहाँ से चेक करके वहाँ से फिट अनफिट वहाँ से बता देते हैं, और बोलते हैं कि ग्रीन कार्ड आपको हम लोग यहाँ से जो भी रिकॉर्ड है वहाँ से एयरफोर्स में भेज देंगे, और वहीं से आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो यहाँ से चेक करके फिट एंड फिट बैठा कर भेज देते हैं। फिर एयरफोर्स में जाना होता है, एसी में जाना होता है। फिर एसी में वो लोग एक डेट देंगे किसके लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए और रेड कार्ड के लिए। मतलब जो भी बंदा फिट है उनको ग्रीन कार्ड तो देना पड़ेगा फिर। तो मैक्सिमम बंदे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं ग्रीन कार्ड के लिए, फिट हो जाते हैं मेडिकल में। और बहुत कम जो लड़के होते हैं वो अनफिट होते हैं। तो री मेडिकल में अप्रॉक्स 70% फिट हो जाते हैं, मात्र 30% अनफिट होते हैं। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम बंदे फिट हो जाते हैं एयरफोर्स मेडिकल में। तो 15 या 20 दिन बाद बुलाते हैं, फिर उनको फिर वो लोग ग्रीन कार्ड दे देते हैं, और रेड कार्ड जिनको देना होता है वो लोग दे देते हैं। तो फिर से 15 दिन बाद जाना होता है कार्ड लेने। तो इस प्रकार से मेडिकल का ये प्रोसेस है। तो अब अगर आप मेडिकल अगर फिट हो जाते हैं तो आपका इंतज़ार होता है किसका, PSL का। तो जो मेडिकल ख़त्म हो जाता है तो उसके जो PSL होता है, अर्थात फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट होता है, अर्थात प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जो अस्थायी सिलेक्शन लिस्ट है, वो मेडिकल ख़त्म होने के लगभग 1 या 1.5 महीने बाद ये जो PSL आता है, PSL ऑल इंडिया रैंक जो आता है, PSL ये लोग देते हैं। तो PSL में लिस्ट इसी आधार पे बनती है कि जितने भी बंदे हैं जितने भी बंदे जो फेज़ 2 क्वालिफाई किए हैं, अर्थात जितने भी बंदे जो मेडिकल के लिए एलिजिबल हुए हैं, किसके लिए, मेडिकल के लिए, जितने भी बंदे मेडिकल के लिए एलिजिबल हुए थे, जो भी फिट है अनफिट है, सबका ये लोग मेरिट निकालते हैं। एक इसमें सबका नाम होता है, फिट अनफिट सबका। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, ऑल इंडिया रैंक बताते हैं कि ऑल इंडिया रैंक में आखिर आपका कितना रैंक है, चाहे आप फिट हो या चाहे आप अनफिट हो, इसमें सबका मेरिट बनता है। तो इस प्रकार से सबका मेरिट लिस्ट में अपना रैंक पता कर सकते हैं PSL में। तो PSL मेडिकल के लगभग 45 दिन बाद आ ही जाता है, लेकिन इस बार कुछ डिले हो गया था। उसके बाद से एक बार डेट पोस्टपोन हुआ, फिर दूसरे में आ गया PSL। तो PSL आ जाने के बाद इसके बाद एक और लिस्ट आता है, कौन, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, कौन, इंडोलमेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं। तो इंडोलमेंट लिस्ट में होता है, अगर आपका इंडोलमेंट लिस्ट में अगर मेन में नाम आ जाता है तो आप फाइनली रूप से आप ज्वाइनिंग लेटर आप पाएंगे। तो इंडोलमेंट में यही होता है कि जो भी बंदा फिट है उसमें से जितने बंदों को लेना है, मान लीजिए कि 4000 बंदे फिट है, उसमें से अगर उसको 3500 लेना है तो 500 को छोड़ देगा और 3500 का लिस्ट बना देगा। तो 3500 तक जितना नंबर तक अगर 3500 बंदे होते हैं, मान लीजिए कि 43 इस बार कट ऑफ दिया है, मान लीजिए कि 45 तक अगर 3500 बंदे अगर हो जाते हैं तो 45 इसका फाइनल लिस्ट होता है। 45 और 45 प्लस जितने भी बंदों का नंबर है उन सब का इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद कुछ बंदों को ये लोग वेटिंग में रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि इस 3500 में कोई नहीं गया या कोई ज्वाइनिंग के समय एक छोटा मेडिकल होता है, उस मेडिकल में अगर वो अनफिट हो जाता है, एक दो बंदे, बहुत कम बंदे अनफिट होते हैं इसमें, मैक्सिमम बंदे इसमें फिट हो जाते हैं। तो उसमें जो अनफिट हो जाता है या फिर कोई एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह ये लोग उनको जो जिनको वेटिंग में रखे हैं उनको बुला लेते हैं। तो इस वेटिंग में बहुत कम बंदों को रखा जाता है। तो इस प्रकार से एनरोलमेंट लिस्ट आता है। तो एनरोलमेंट लिस्ट में अगर आपका फाइनली अगर नेम आ जाता है, नेम अगर फाइनली अगर आपका आ जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का।
तो इस प्रकार से यही एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इस प्रकार से आप अपने अगर इन सभी प्रोसेस को अगर अच्छी तरह अगर आप समझ लेते हैं तो अपने तो आप अच्छी तरह से एयरफोर्स के एलिजिबल अपने आप को बना सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना है, हमें किन किन प्रोसेस के लिए प्रिपेयर होना है। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको यूज़फुल लगे तो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, बस इतना ही।